हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर अंकित जिंदल फिजिक्स में। जैसा कि हमारा लास्ट लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था। क्या क्वेश्चन था वो कि गाउस के नियम का उपयोग किए बिना सिद्ध करना है कि अनंत रेखीय आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 2k लैम्ब्डा अपॉन आर होता है। इससे पहले हम लोगों ने सॉल्व किया है इसको गाउस के नियम का उपयोग करके, और अब मुझे कैसे करना है, गाउस के नियम का उपयोग किए बिना करना है सॉल्व। तो करते हैं इसको कैसे। अनंत रेखीय आवेशित सीधा तार है, कोई सीधा तार है जो समरूप आवेशित है। मान लिया इसके ऊपर आवेश है क्या, प्लस क्यू। ये पूरी पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी हमको कॉपी में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। और इस अनंत रेखीय तार का मध्य बिंदु है ओ, ठीक है। और इस तार के कारण किसी बिंदु पर, मैंने मान लिया कि इसके मध्य बिंदु ओ से इस तार के लंबवत, इस तार के लंबवत, ये वाली रेखा ही है, लंबवत स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु है, बिंदु P, जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है कि भाई ये होता है या कुछ और होता है, वो बात का विषय है, लेकिन मैंने कहाँ ज्ञात करना है, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर। ठीक है, यहां तक सेम एज इट इज ही करना है जैसे गाउस के नियम में किया था, बस थोड़ा सा चेंजेज आएगा, और वो क्या परिवर्तन आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा उसमें। अब देखें आगे। अब पूरा तार कितनी लंबाई का है, अनंत लंबाई का। अनंत लंबाई का हम लोग नहीं निकाल सकते, तो मैंने क्या किया कि इस मध्य बिंदु O से समान दूरी पर, समान दूरी ऊपर ले ली कितनी, x, और समान दूरी ही नीचे ले ली मैंने कितनी, वो भी x। समान दूरी पर दो अल्पांश लिए मैंने, कौन कौन से, एक अल्पांश a और दूसरा मैंने लिया क्या, अल्पांश b। कितनी मोटाई के, dx मोटाई के। इनकी मोटाई क्या है, dx। ठीक है बच्चों, दो अल्पांश लिए dx मोटाई के। अब इन अल्पांशों के कारण मुझे इस बिंदु P पे निकाल दूं, और सबको लास्ट में क्या कर दूं, पूरे तार को इसी प्रकार के अल्पांशों में वियोजित मान लेंगे, और सभी अल्पांशों के कारण जब निकालना होगा तो सबको एक साथ जोड़ देंगे, जो पुराना पैटर्न है। अब पहले निकालता हूं मैं अल्पांश a के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। कैसे निकलेगा, बिंदु A को मैंने क्या किया, बिंदु P से मिलाया। ठीक है, छोटा अल्पांश लिया है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र भी छोटा होगा। विद्युत क्षेत्र मैंने मान लिया इसके कारण क्या है, dE1 है। तो dE1 बराबर क्या आ जाएगा, पूरी पे जो पूरा तार है, इस पूरे तार को आवेश दिया है हमने क्या, Q। तो बिंदु A एक छोटा सा अल्पांश है, और छोटा सा अल्पांश है, कितनी लंबाई का है ये है dx का, मान लिया मैंने। तो इस dx लंबाई के अल्पांश पर आवेश क्या मानूं फिर, dq मानो। पूरी तार जो अनंत लंबाई है उस पर आवेश q है, तो इस dx लंबाई पे आवेश क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा। तो dE1 बराबर क्या हो जाएगा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो बिंदु P पर एकांक धनावेश ले लो, पुरानी अवधारणा, बराबर के अल्पांश A पर आवेश क्या है,
डी क्यू, बिंदु पी पर आवेश +1 अपॉन दोनों के बीच की दूरी यानी एपी, और एपी का मान क्या है, ये एक्स, ये आर, ये 90 का एंगल और यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी √r² प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, √r² प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी कि स्टेप क्या हो जाएगा कि डी क्यू अपॉन r² प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, आवेश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दिशा में बाहर की ओर हो जाएगी ना। सेम ऐसे के ऐसे ही बिंदु बी पर भी अल्पांश जो है वो अल्पांश है कितनी मोटाई का, dx मोटाई का। पूरे तार पर आवेश q है तो इस अल्पांश के ऊपर आवेश क्या हो गया, dq हो गया। इस अल्पांश को बिंदु P से मिलाओगे तो बीच की दूरी निकल के आएगी, वो कितनी आएगी, वो सेम होगी ऊपर वाली के यानी r² प्लस एक्स स्क्वायर के हो जाएगी ना। पुराना पैटर्न है। तो dE2 की वैल्यू क्या होगी, k इंटू डी क्यू, बिंदु P पर +1 आवेश अपॉन √r² प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर k डी क्यू इंटू अपॉन r² प्लस एक्स स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं होगा। हम लोग देख रहे हैं कि dE1 का परिमाण बराबर है dE2 के परिमाण के, जिसको मैंने किसके बराबर मान लिया, dE के बराबर मान लिया। दोनों के जो परिमाण बराबर हैं उसको मैंने किसके इक्वल मान लिया, dE के इक्वल मान लिया। बिंदु B के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र लग रहा है उसकी डायरेक्शन वो भी बाहर की ओर dE2। आप लोग थ्योरी लिखोगे यहाँ पे, अल्पांश ए के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, अल्पांश बी के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। बिना थ्योरी के फिजिक्स कोई काम की नहीं है। थ्योरी से ही समझ में आएगा कि हम लोग क्या लिखना चाह रहे हैं और क्या हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आगे देखें, ऊपर वाला एंगल थीटा बन रहा है तो सारे की सारे जो मापन हैं वो एक समान है, इसलिए यहाँ पे भी कोण क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो शीर्षाभिमुख से ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा हो गया, और ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा हो गया। हो गया ना। अब क्या करें, अब आप लोग कहोगे सर dE1 और dE2 दोनों थीटा कोण पर हैं, और जब थीटा कोण पर हैं तो इनको घटकों में वियोजित कर दो। घटकों में वियोजित करो तो dE1 cos थीटा क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो गया, dE1 sin थीटा। dE2 को करो तो इसका क्षैतिज घटक हो गया dE2 cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक हो गया dE2 sin थीटा। हो गया या नहीं हुआ। साइन थीटा की वैल्यू देखें तो दोनों के लिए एक समान होगी। क्या होगी साइन थीटा की, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण होता है तो लंब की वैल्यू क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो x अपॉन √r² प्लस एक्स स्क्वायर। हो गई ना। तो फिर क्या हो गया कि dE1 sin थीटा और dE2 sin थीटा दोनों के मान बराबर हो गए ना। और दोनों की दिशा कैसी हो गई, एक दूसरे के विपरीत। दोनों के परिमाण समान लेकिन दिशा विपरीत हो गई। और क्या हुआ साथ साथ,
दोनों ही संरेखीय हैं, इसलिए दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो बचेगा कौन सा, बचेंगे कौन से घटक, cos थीटा वाले। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सारे के सारे घटक dE cos थीटा के रूप में। dE1 और dE2 दोनों की वैल्यू बराबर है, तो इसको मैं लिख दूं क्या, dE cos थीटा। कोई दिक्कत? आप लोग कहोगे सर ये डायग्राम तो पूरा का पूरा वैसा ही बन गया, ऐसा ही बनेगा, कोई अंतर खास आएगा नहीं, सेम एज इट इज ही पैटर्न है पूरा, बस हमको क्या करना है, गाउस का नियम नहीं लगाना है। ठीक है बच्चों, आगे चलें। तो E बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dE की वैल्यू क्या है, k dq अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा हो जाएगी। अल्पांश A और अल्पांश B दोनों के ऊपर आवेश का मान क्या है, dq है, कितनी लंबाई पर, dx लंबाई पर, है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व लगाएं तो पहले, क्योंकि मुझे वहां dq दिख गया, वो हटाना है ना। तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा बराबर dq आवेश है किस पे, dx लंबाई पे, तो dq बराबर क्या हो गया, लैम्बडा इंटू dx। ये समीकरण नंबर 1 दे दो, तो समीकरण 1 से क्या हो गया, मान रख दो, E बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ k लैम्बडा dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा हो गया। क्या ऊपर वाले जितना भी डायग्राम है उससे cos थीटा का मान निकाल सकते हैं हम? आप लोग कहोगे सर निकाल सकते हैं आसानी से। क्या मान होगा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, होता है ना समकोण त्रिभुज में। आधार क्या है इसका, r, और कर्ण क्या है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। जब इतना है तो एक चीज और बताओ मुझे, इसको तो नाम दे दो समीकरण नंबर 2, इसको नाम दे दें क्या, समीकरण नंबर 3। अभी तो मुझे ये भी तो गायब करना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो x और r में एक रिलेशन देखो इसमें कोई, तो रिलेशन दिख रहा है, x तो है लंब, r है आधार, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये क्या है, आधार है। तो चित्र से क्या पता लग रहा है कि भाई x अपॉन r यानी आधार बटे लंब बटे आधार बराबर होता है किसके, टेन थीटा के, होता है ना। तो x बराबर क्या हो गया, r टेन थीटा, x तो ऐसे रिप्लेस हो गया, dx और रिप्लेस करना है तो dx के लिए क्या कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड्स। इसका तो क्या हो गया डिफरेंशिएशन, x का dx, r कांस्टेंट है बाहर, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का डी थीटा, मैथ में पढ़ा है हम लोगों ने। dx का मान ये आ गया ना, 3, ये दे दो समीकरण नंबर 4, ये दे दो समीकरण नंबर 5, अलग से सॉल्व करके रख लेते हैं ताकि हमको समस्या नहीं आए। अब इस डायग्राम को मिटा दूं, आप लोग लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं फिर बोल रहा हूं, शुरुआत में डायग्राम बना के थ्योरी पूरी ही लिखनी है जितनी मैंने बोली है, थ्योरी छूटेगी
तो कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन 4 नंबर का ही आएगा। इसको गाउस के अनुप्रयोग में ही शामिल कर सकते हैं हम इस टॉपिक को। और जो पिछला टॉपिक मैंने पतली बले वाला बताया है, दोनों को खींच लिया स्क्रीनशॉट। ठीक, इसलिए थ्योरी कंप्लीट करनी है, याद ढंग से करना है, बाकी नहीं तो हमको कुछ नहीं हाथ आएगा। अब वो एक वैल्यू और बच रही है जो मुझे निकालनी है, वो है किसकी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की। dx की वैल्यू आ गई, देन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू आर टेन थीटा, और आर टेन थीटा का स्क्वायर करना है तो आर स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 + tan स्क्वायर थीटा। देन क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 6। अब क्या करें, समीकरण 2 में मान रख दूं सबके। एक बार cos थीटा का मान लिखो। समीकरण 3 से मान किस में रखता हूं, समीकरण नंबर 2 में रखो तो क्या होगा, E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्बडा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो E बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्बडा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया ना। फिर आगे क्या करें, समीकरण 4 से तो dx का मान, और समीकरण 5, समीकरण 4 नहीं, 4 की तो जरूरत ही नहीं है, x तो यहाँ कहीं है ही नहीं। समीकरण 5 और समीकरण 6, इन दोनों से मान उठा के रख दो यहाँ पे। 6 से मान रखने पर मान रखोगे क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्बडा पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, dx की वैल्यू क्या होगी, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, मान ऐसे कैसे उठा के रख दिए हमने, क्या नहीं रखे। अब मिटा दूं इसको, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अब तो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या बची है, छोटी मोटी कैलकुलेशन। और हम लोग मैथ में तो शुरुआत से ही अच्छे हैं, तो इसकी कैलकुलेशन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्या करूं, अगला स्टेप, E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्बडा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर सेक थीटा का होल स्क्वायर इंटू 3/2 जो पावर है, इनके ऊपर जो स्क्वायर था उसको होल स्क्वायर में मैंने पहुंचा दिया, तो पावर 2 से 2 कट गई। क्या बच गया, E बराबर बच गया इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्बडा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर क्यूब सेक क्यूब थीटा। बच गया ना।
कि नहीं बचा? बच जाएगा ना। अब देखो, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें, क्या नहीं हुई? कोई मिस्टेक नहीं है, एकदम सही है। ठीक है ना। आगे चलो। ई बराबर क्या रह गया? के लैम्बडा, आर से एक आर कैंसिल आउट, तो अपॉन में आर स्क्वायर सेक थीटा डॉट डी थीटा। बच गया कि नहीं बच गया? कोई प्रॉब्लम? क्या हम लोग अब इसका समाकलन कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं आसानी से। और समाकलन करने से पहले हम लोग एक चीज और देखें इसमें। तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे मान रखा है किसका? dx का। और dx का मान क्या था? x बराबर था क्या? r tan थीटा। तो dx बराबर क्या था? r sec स्क्वायर थीटा था डॉट डी थीटा। तो एक आर पहले से, एक आर यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? आर स्क्वायर हुआ यहाँ पे। क्या होगा ये? आर स्क्वायर। और जब ये आर स्क्वायर होगा तो यहाँ क्या बचेगा? खाली आर बचेगा। ठीक है ना। जब यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या बच जाएगा? खाली आर। ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो हम लोगों को पकड़ में आनी चाहिए। ई बराबर क्या हो गया? के लैम्बडा अपॉन आर तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। और 1 सेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा डॉट डी थीटा। अब देखें तो कॉस थीटा कि भाई साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ही बिलोंग करते हैं क्लोज इंटरवल कहाँ से कहाँ? -π/2 टू π/2। मीन्स इनके में जो मान होते हैं वो मान होते हैं -1 से 1 होते हैं ना। और -1 मान कहाँ होता है? π/2 पे साइन का। और कॉस और +1 कहाँ होता है? π/2 पे। तो दोनों की जो लिमिट्स हैं वो लिमिट्स होती हैं कहाँ से कहाँ? -π/2 टू π/2। इसलिए मैं यहाँ पे भी इसको क्या लगाऊंगा? लिमिट, क्योंकि मैं संपूर्ण का निकाल रहा हूँ। तो क्या हो गई लिमिट इसकी? -π/2 से π/2। कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है? याद है सूत्र के नहीं है? क्या होता है? साइन थीटा लिमिट -π/2 टू π/2। तो ई बराबर क्या हो गया? के लैम्बडा अपॉन आर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर हम लोगों ने एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? ई बराबर के लैम्बडा अपॉन आर इंटू साइन π/2। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि साइन इस माइनस को बाहर उगल देगा। तो ये भी क्या हो गया? साइन π/2। तो ई बराबर क्या हो गया? के लैम्बडा अपॉन आर इंटू साइन π/2 की वैल्यू 1 + 1। तो ई बराबर क्या हो गया? 2 के लैम्बडा अपॉन आर। तो हम लोगों ने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया कि भाई गाउस के नियम का उपयोग नहीं करें तो भी इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 2 के लैम्बडा अपॉन आर ही होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे गाउस का नियम यूज करें तो चाहे नहीं करें तो। और यहाँ पे अगर ये और पूछ ले कि ई और आर की आपस में निर्भरता क्या है, तो निर्भरता आप लोगों को दिख रही है कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं।
और व्युत्क्रम का ग्राफ इस तरीके से खींचा जाता है। जब दोनों राशि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हों तो ग्राफ खींचने का तरीका क्या है? उनका इन्वर्स का तरीका है, टेंस टू जीरो का तरीका है। ठीक है ना? अब मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं और इस क्वेश्चन के बाद 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा, जिनको आप लोग सॉल्व करोगे और कल मुझे उनके आंसर मैसेज करोगे। आप लोगों के पास 12 घंटे का टाइम होगा आंसर मैसेज करने के लिए, ताकि मुझे मालूम चल सके कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हो। ठीक है? कहीं से कोई क्वेश्चनों के आंसर टिपेगा नहीं, मैच नहीं करेगा। आप लोग ऐसे ही पढ़ोगे जैसे पढ़ते समय हम लोग किसी और चीज़ का यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चनों को भी सॉल्व करते समय हम लोग किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो डायरेक्ट ऑनलाइन ही देखा करो और उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट लगे उनके नोट्स बनाया करो। बाकी मैं नोट्स की PDF आप लोगों को भेजता रहता हूँ, तो आप लोगों को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोला, खोखला गोला ही है, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 वोल्ट पर मीटर है। कहाँ पे? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। मतलब ये कोई गोला है जिसकी त्रिज्या है कितनी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है? अब जब 20 सेंटीमीटर की दूरी होती है तब मुझे इसकी क्या मालूम है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मुझे मालूम है कि इस पॉइंट पे जो E है वो E है कितना? 10 वोल्ट पर मीटर। आउट ही तो है बिंदु P, यहां पे आउट हो गया। अब गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर यानी यहां पे निकालना है मुझे, वो भी आउट ही है। यहां पे मुझे क्या निकालना है? E डैश ऑफ आउट बराबर क्वेश्चन मार्क निकालना है ना। तो मैं इनकी वैल्यूओं को कुछ ऐसे बनाऊं, मानूं, क्या मानूं? इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग मानता हूं। कैसे? मैंने मान लिया कि जो R आउट है वो है कितना? 20 सेंटीमीटर R आउट, और E जो आउट है विद्युत क्षेत्र वो कितना है? 10 वोल्ट पर मीटर। ठीक है? R डैश जो आउट मुझे निकालना है वो निकालना है 8 सेंटीमीटर पे निकालना है, और E डैश आउट मुझे ज्ञात करना है। करना है ना? अब देखें, तो मैं जानता हूं कि किसी गोले के बाहर या गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर होती है KQ अपॉन R स्क्वायर होती है। तो जब E आउट होगा तो ये क्या होगा? KQ अपॉन R आउट का स्क्वायर होगा, और जब ये E डैश आउट होगा तब ये क्या होगा? KQ अपॉन R डैश आउट का स्क्वायर होगा क्या नहीं होगा? ये मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है, ये मुझे ज्ञात करना है, ये मुझे मालूम है, ये दोनों तो कॉमन है ही, कांस्टेंट है। तो क्या मैं इसको ऐसे कर दूं? E आउट अपॉन E डैश आउट बराबर क्या हो जाएगा? KQ से तो KQ कट जाएगा। ये स्टेप यही तो होगा, KQ अपॉन R आउट का स्क्वायर अपॉन KQ अपॉन R डैश आउट का स्क्वायर। KQ से KQ गया
तो ई आउट अपॉन ई डैश आउट बराबर क्या हो जाएगा, आर डैश आउट अपॉन आर आउट का होल स्क्वायर। हो जाएगा ना। या फिर ई आउट की वैल्यू कितनी है, 10 बटे ई डैश आउट मुझे ज्ञात करना है, आर डैश आउट, आर डैश आउट कितना है 8 बटे आर आउट 20 का होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं हुआ। अब करना क्या है, कुछ नहीं। क्या हो जाएगा, ई डैश आउट बराबर 20 गुना 20 गुना 10 बटे 8 गुना 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10। हो गया। पचम 25 25 पंजे 125 बटे 2, 62.50 वोल्ट पर मीटर। हो जाएगा या नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बच्चों ये 5 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, जिनको आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। और ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो अपलोड होने के 12 घंटों के अंदर इनके आंसर आप लोगों को मेरे ग्रुप में और यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में डालने होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस के नोट कर लो आसानी से। ओके, थैंक यू, बाय।